वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। अफगानिस्तान के तालिबान शासन ने दुनिया भर के लोकतंत्र प्रेमियों को बेहद निराश किया है। लोग अफगानिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सरकार को तालिबान किस तरह चलाएंगे, इस बारे में उनके सामने कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कोई खाका नहीं है। तालिबानी यह बताने को तैयार नहीं है कि आखिर किस तरह अफगान के लोगों का जीवन यापन होगा, कौन से कानून नियम होंगे। यह जरूर है कि इसको लेकर के जो कुछ भी बात तालिबान ने कही है वो बेहद डराने वाली है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अब सख्त शरिया कानून का पालन होगा। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि हम जानें शरिया कानून क्या है। कि सख्त शरिया कानून का पालन होगा तो अफगान की जनता लोकतंत्र का कितना एहसास कर पाएगी। एक ऐसे समय जब पूरी की पूरी दुनिया लोकतंत्र की ओर बढ़ रही हो, उसमें शरिया कानूनों का कितना महत्व होना चाहिए। शरिया कानून लागू होने के बाद अफगानिस्तान में लोकतंत्र जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। दरअसल शरिया या शरीयत इस्लाम की कानूनी व्यवस्था है, जिसे इस्लाम की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कुरान और इस्लामिक विद्वानों के फैसलों यानी फतवों, इन दोनों को मिलाकर तैयार किया गया है। शरिया का शाब्दिक अर्थ है पानी का एक स्पष्ट और व्यवस्थित रास्ता होता है। शरिया दरअसल लाइफ स्टाइल की व्याख्या करता है। यह बताता है कि जीवन जीने का रास्ता क्या होना चाहिए। सभी मुसलमानों से इसका पालन करने की उम्मीद की जाती है। इसका उद्देश्य मुसलमानों को यह समझने में मदद करना है कि उन्हें अपने जीवन के हर पहलू को खुदा की इच्छा के अनुसार कैसे जीना है। दैनिक जीवन के अन्य क्षेत्रों मसलन पारिवारिक कानून, वित्त और व्यवसाय के लिए मार्गदर्शन के लिए भी कोई मुसलमान शरिया कानून का रुख कर सकता है। किसी भी कानून प्रणाली की तरह शरिया भी काफ़ी जटिल है। इसका लागू होना पूरी तरह से जानकारों के गुण और शिक्षा पर निर्भर करता है। अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज की प्रोफेसर आसमा अफसरुद्दीन के अनुसार शरीयत नैतिक जीवन जीने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह प्रार्थना करने के तरीके, परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और जो जरूरतमंद हैं उन लोगों के साथ व्यवहार के बारे में दिशा निर्देश देता है। इसमें मुसलमान को हर किसी के साथ अपने व्यवहार में उचित और निष्पक्ष होने की आवश्यकता को बताया गया है। झूठ और गपशप आदि से बचने को कहा गया है। शरीयत के बड़े उद्देश्यों को दर्शाते हुए मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि मुसलमानों को हमेशा इनकी रक्षा करनी चाहिए: जीवन, बुद्धि, परिवार, संपत्ति और मनुष्य का सम्मान। शरिया कानून के 5 अलग अलग स्कूल हैं। इनमें 4 सुन्नी सिद्धांत हैं: हनबली, मलिकी, शफी और हनफी। एक शिया सिद्धांत है जिसे शिया जाफरी कहा जाता है। 5 सिद्धांत इस बात में एक दूसरे से अलग हैं कि वो किताब की व्याख्या कैसे करते हैं। जिनसे शरिया कानून निकलता है, शरिया के तहत यह भी बताया गया कि क्या गलत और क्या अपराध है। शरिया अपराधों को अलग अलग श्रेणियों में विभाजित करता है: ताजीर, किसस और हुदूद। ताजीर में कम गंभीर अपराध माने जाते हैं जिनमें सजा शरिया कोर्ट के जज, काजी या इमाम के विवेक पर निर्भर करती है। किसस के तहत गंभीर अपराध आते हैं जिसमें आरोपी को पीड़ित के बराबर सजा भुगतनी होती है। हुदूद के तहत सबसे गंभीर अपराध आते हैं जिसमें अपराधी के हाथ पैर काट देना, कोड़े मारना, सार्वजनिक मौत की सजा का प्रावधान है। इन अपराधों में चोरी, डकैती, अश्लीलता और शराब पीना शामिल है। इन्हें खुदा के कानून के खिलाफ माना जाता है। मिसाल के तौर पर अपराधी के हाथ काटकर दंड दिया जा सकता है। वहीं व्यभिचार करने पर पत्थर मारकर मौत की सजा दी जा सकती है। समलैंगिकता और बाल यौवन शोषण भी हुदूद के अंतर्गत है जिसकी सजा मौत है। कुछ इस्लामिक संगठनों का तर्क है कि हुदूद अपराधों के लिए दंड मांगने पर इसके नियमों में सुरक्षा के कई उपाय तय हैं। इसके लिए दंड तय करने से पहले काफ़ी ठोस सबूत की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि सभी मुस्लिम देश अपराधों के लिए पत्थर मारने जैसी सज़ा नहीं देते हैं। महिलाओं के बारे में इसमें कुछ बातें कही गई हैं। मिसाल के तौर पर कोई मुस्लिम महिला सिर्फ मुस्लिम से ही शादी कर सकती है। बिना अभिभावक की अनुमति के मुस्लिम महिला शादी नहीं कर सकती। शादी के बाद महिला का अभिभावक उसका पति हो जाता है। शादी के बाद महिला को तलाक चाहिए तो उसे पति की सहमति जरूरी है। व्यभिचार के अपराध में महिला को कोड़े मारने अथवा पत्थरों से मार डालने की व्यवस्था इस कानून में है। ईरान के पूर्व वकील जोहरेह अरशदी के अनुसार शरिया कहता है कि समलैंगिकता, व्यभिचार, शराब का सेवन और इस्लाम के खिलाफ लड़ाई जैसे अपराधों में सिर्फ पुरुषों की गवाही ही मायने रखती है। रेप और लूट के मामलों में महिला की गवाही का कोई मतलब नहीं होता है इस कानून में। फेथ फ्रीडम के अनुसार शरिया कानून के मुताबिक महिलाओं को किसी ऐसे पुरुष से बात करने की इजाज़त नहीं है जो उनका निकट का रिश्तेदार नहीं है। महिला को सिर्फ अपने पति, बेटे और पिता के साथ ही बाहर जाने की अनुमति इस कानून के तहत है। शरिया महिलाओं को सादगी
और पर्दे के पीछे रहने को कहता है। अगर हम मुस्लिम देशों को ही देखें तो शरिया कानून के तमाम उपबंधों को, तमाम प्रावधानों को मुस्लिम देश ही लागू नहीं करते हैं। अलग अलग उनकी व्याख्याएं होती हैं। जिस तरह मौलवी का सेंटीमेंट होगा, जो उसका विचार होगा, जिस तरह की पढ़ाई लिखाई परवरिश हुई होगी, वो उसके हिसाब से व्याख्या करेगा। इसलिए शरिया कानून के तहत अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश अच्छी नहीं है, क्योंकि अब तक अफगानिस्तान में लोकतंत्र आ गया था। अफगानिस्तान में लड़कियां छोटे वस्त्रों में दिखने लगी थीं। अफगानिस्तान में ब्यूटी सैलून्स खुल गए थे। अफगानिस्तान में वो बहुत कुछ हो रहा था जो आज की यूरोप की लड़की, यूरोप की महिला करती है, पाती है। ऐसे में जो कुछ तालिबान कर रहा है, इससे वहाँ के लोगों को दिक्कत ज़रूर पेश आएगी। और जो लोग मानवाधिकार की बातें करते हैं, जो लोग भी यह चाहते हैं कि लोकतंत्र बहाली हो, लोकतंत्र आगे बढ़े, उनके लिए भी ये सब कुछ बेहद दुखद है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।